जिस तरह से सिंगोल को स्थापित किया गया है नई संसद में, वो राजतंत्र का प्रतीक है। सत्ता हस्तांतरण, किसकी सत्ता हस्तांतरण हो रही है? ये इससे पहले कोई और था क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री? अबे तू ही प्रधानमंत्री है, तू डंडियां ला के वहां गाड़ रहा है, तो इसमें क्या मतलब सत्ता हस्तांतरित हो रही है? विचारधारा इस समय अपनाई जा रही है। वो विचारधारा निश्चित रूप से देश के लोगों की भलाई के लिए तो नहीं है, वो विचारधारा लोकतंत्र की तो नहीं है, वो विचारधारा संविधान की तो नहीं है, वो विचारधारा देश के लोगों का कल्याण हो, देश तरक्की करे, ऐसी तो नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, किसी भी हालत में मोदी देश और देश के लोगों के हक में नहीं सोचेगा, उसकी सत्ता कैसे बनी रहे, उसकी सत्ता की हवस कैसे पूरी हो, सोचेगा उसी के विषय में। आज जो पहलवान बेटियां हैं उनको भी वहाँ से घसीट दिया और किसानों ने जो है दोबारा से गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मामला देखिए बहुत संगीन है और मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे खिलाड़ी हैं और उसमें विशेषकर महिला खिलाड़ी हैं, वो हमारी बेटियां हैं, हमारे देश की बच्चियां हैं, वो एक गंभीर समस्या की तरफ अगर उन्होंने इशारा किया है, आवाज़ उठाई है, तो हमें उसकी जड़ में जाकर गंदगी कहाँ कहाँ तक फैली है उसको देखना चाहिए और उसको साफ करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। हम उसे ठीक न करके लगातार बच्चियों को इग्नोर कर रहे हैं। और अभी जैसे मुझे पता लगा है, धर्मवीर HNP न्यूज़ से जो हैं ये वहीं से आ रहे हैं, पता लगा है कि न केवल उनको डिटेन कर लिया बल्कि वहाँ से पूरा टेंट वगैरह वो सब साफ कर दिया गया, जंतर मंतर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया, वहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं जा सकता है। महिला विकास मंत्रालय ये जो गुलाम है, अगर सही शब्दों में कहो तो गुलाम है भाई। जो मंत्री अपने मंत्रालय में निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, देश के हित में काम नहीं कर सकता, देश के बच्चियों की बात नहीं सुन सकता, वो व्यक्ति गुलाम है। और क्या है, गुलाम को गुलामी कहना चाहिए सीधे शब्दों में। लेकिन स्मृति ईरानी कहते हैं महिलाओं को आगे लाने का काम हम नहीं, तो स्मृति ईरानी आगे है ना, वो तो आगे है, इसलिए उसको आगे ही दिख रहा है, लेकिन उसको बाकी महिलाएं नजर नहीं आती हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, इस गंभीरता को समझिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उनकी बात नहीं सुनी जा रही और ऐसे गंभीर आरोप लगा रही हैं, तब तो बाकी और की स्थिति क्या होगी? और अब जिस तरह से वहां से सबको उठा दिया गया है और यहाँ पूरी दिल्ली को जाम कर दिया गया है, ये क्या लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, साफ नजर आ रहा है। संविधान की हत्या तो है ही, लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से सिंगोल को स्थापित किया गया है नई संसद में, वो राजतंत्र का प्रतीक है। सत्ता हस्तांतरण, किसकी सत्ता हस्तांतरण हो रही है? ये इससे पहले कोई और था क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री? अबे तू ही प्रधानमंत्री है, तू डंडियां ला के वहां गाड़ रहा है, तो इसमें क्या मतलब सत्ता हस्तांतरित हो रही है? और ये इसका लॉजिक कुछ नहीं है। इसका लॉजिक है कि मोदी अपने आप को देश का राजा घोषित करना चाहता है, इसीलिए राजतंत्र का प्रतीक भाई चोल साम्राज्य जो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में तमिलनाडु मतलब दक्षिण भारत में था, वहाँ का ये चिन्ह है जिसे लाया गया। और जिसे जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, पंडित नेहरू जी को जो है एक गिफ्ट के रूप में जो है इसे दिया गया और उन्होंने म्यूजियम में रखा। इसकी जगह म्यूजियम में थी, आप यहाँ लेके आए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है, आप दिखाने के लिए लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी संसद की छाती में आपने राजतंत्र का चिन्ह गाड़ दिया। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की आपने हत्या कर दी, देश के संविधान की हत्या कर दी। किसी भी दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी, मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू हो जाएगा। ये है इसका मतलब। इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए जब ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको जाने नहीं दिया जा रहा, बात नहीं सुनी जा रही, तो हमारे पास लड़ने के अलावा चारा क्या है? जैसे 13 महीने लड़े थे, मैं समझता हूँ सबको कमर कस लेनी चाहिए, पूरे देश का आह्वान करना चाहिए। जितने भी संगठन हैं, जिस तरह के भी सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी जागरूक लोग हैं, सबको इकट्ठा होकर पूरी दिल्ली को घेरना चाहिए और आंदोलन इस बार आर पार का ही होना चाहिए। और मेरा मानना तो यह है कि कितने भी कड़वे शब्दों, मैं तो इसी में कहूँगा कि न केवल बीजेपी को उखाड़ फेंकना, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, इस बार मोदी का भी अंतिम संस्कार ही करके ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। वकील साहब, जहाँ पर
नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, वहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर पहलवानों को बड़ी बदतमीजी के साथ उठाया गया है, जबरन घसीटते हुए लेके गए। इसका मतलब यह है कि जो मैं पहले ही कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री की नजर में इस देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की कोई कीमत नहीं है। उसके लिए सिर्फ नारा है कहने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की बेइज्जती हो, उसी के मंत्री उसी के सांसद बेइज्जती कर रहे हो, उनकी इज्जत आबरू लूट रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सत्ता के नशे में, सत्ता की हवस में इतने आगे बढ़ चुका है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नई संसद का उद्घाटन है, न राष्ट्रपति है। बिना राष्ट्रपति के संसद बनती है क्या? भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 में बाकायदा कहा गया है कि देश की एक संसद होगी और संसद मिलकर बनेगी राष्ट्रपति से, और इसके अलावा 2 सदन होंगे, राज्यसभा उच्च सदन और निम्न सदन होगा लोकसभा। ये संसद है। तो ये संसद का उद्घाटन है? न राष्ट्रपति है, न उपराष्ट्रपति है, न पूरा विपक्ष है, और एक आदमी अपने गुलामों को इकट्ठा करके अपनी प्रशंसा सुन रहा। बस इसे संसद का उद्घाटन कहोगे? ये लोकतंत्र की हत्या है। एक अहम और चीज देखने को मिली, आज जब उद्घाटन हुआ तो उसमें पूरी हिंदू रीति रिवाज के तहत वो पूरी एक परंपरागत तरीके से वहाँ का उसका उद्घाटन किया गया। भाई वो उसके लिए तो जी रहा है, राष्ट्रतंत्र स्थापित करेगा, हिंदू राष्ट्र स्थापित करेगा। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति पर आधारित राष्ट्र, और मनुस्मृति में औरतों की जो स्थिति है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो आज के बाद मालूम हो जानी चाहिए। महिलाओं की स्थिति, चाहे उनकी अपनी ही बहन बेटियां क्यों ना हो, उनकी स्थिति है शूद्र। और शूद्र कौन है आज की तारीख में? आप जानते हो, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो शूद्र हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं आदिवासी वो शूद्र हैं, और जो ओबीसी के लोग हैं वो शूद्र हैं। ये है देश की स्थिति। तो जिन महिलाओं की स्थिति उसकी नज़र में शूद्र है, वो उनको ज़बरदस्ती उठा के कहीं भी ले जाओ, फेंक दो। ऐसी पहलवान हमारी जो बिटियां हैं उनको उठाया गया है, और संसद के उसमें जो है सारी हिंदू रीति रिवाज। क्या इस देश में केवल हिंदू ही धर्म रहता है? क्या इस देश में बुद्धिस्ट नहीं रहते? क्या इस देश में जैन धर्म को मानने वाले नहीं रहते? क्या इस देश में सिख धर्म को मानने वाले नहीं रहते? क्या पारसी धर्म को मानने वाले नहीं रहते? क्या मुस्लिम समाज को मानने वाले नहीं रहते? क्या ईसाई समाज को मानने वाले नहीं रहते? ये देश सभी धर्मों का, सभी जातियों का एक बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता है। इसकी खूबसूरती तभी है जब सब इकट्ठे हों। आप सबको छिन्न भिन्न करके केवल एक की बात करोगे तो देश बिखर जाएगा, और मोदी उसी तरफ बढ़ रहा है। कुरान का भी पाठ किया गया है नई संसद में। वो नौटंकी करी गई, नौटंकी की गई है। क्या उसमें बाकी और सबका भी पाठ किया गया है? जब आप ये बता रहे हो तो और भी बताओ। नहीं किया ना, इसीलिए वो नौटंकी है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे? एक प्लान बी बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, कि मोदी जो है 8 राज्यों के चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव कराने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए आज की तारीख में जब जिस समय जो हम खड़े हैं, मेरा अपना आकलन यह है कि देश की 90% आबादी मोदी को किसी कीमत पर चाहती नहीं है। 90% आबादी, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई उसको नहीं चाहता है। और ये रिपोर्ट उसके पास है भी, इंटेलिजेंट के माध्यम से उसके पास होंगे। तो उस स्थिति में ये भी हो सकता है कि समय से पहले ही वो चुनाव करा दे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया था शाइनिंग इंडिया को लेके। कुछ भी हो सकता है। तो लगता है कि अगर जल्दी ही अगस्त के बाद शायद संसद भंग कर दे। नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन हो कुछ भी सकता है। देश के लोगों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जिस भी संगठन के जहां भी जो लोग हैं, जिस तरह के भी लोग हैं जो इस देश के विषय में अच्छा सोचते हैं, देश को अच्छा देखना चाहते हैं, देश तरक्की करे, देश के लोग खुशहाल हों, जो ये चाहते हैं, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए। अलग अलग कोई किसी को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, सबको मिलकर आंदोलन करना चाहिए, तभी देश बचेगा। और इस बार आर पार की लड़ाई हो ही जानी चाहिए, जो भी कुछ होना है। सावरकर का जन्म दिवस भी है आज, कह रहे हैं कि आज गौरव दिवस है हिंदुओं के लिए। भाई जब उन्हें जो है माफी मांगने वाले गुलाम ही पसंद हैं, और जो संसद में इस समय बैठे हैं वो भी गुलाम ही हैं, जिनके मुंह से वो प्रधानमंत्री अपनी प्रशंसा सुन रहा है। जिसको तख्ती को लेकर बड़ी तख्ती की उसे वो है ना कि कहीं पार्क भी हो तो उसका उद्घाटन भी वही करे, कहीं पे पुल का उद्घाटन हो तो भी वही करे, कहीं सुरंग का उद्घाटन हो चाहे अकेला ही घूम रहा हो तो भी वही करें, और हरी झंडी हिला के वो रेल का उद्घाटन। अबे रेल का उद्घाटन करना है, उनको हरी झंडी दिखानी तो गाड़ी बन जाता, प्रधानमंत्री काहे को बना। तो ये जो सारी चीजें ना, उसे बड़ी खुशी मिलती है, तो अपनी तख्ती देखना चाहता है। इस स्थिति में वो कुछ भी कर सकता है। लोकतंत्र को मजबूती मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लोकतंत्र को मजबूती नहीं, लोकतंत्र के सीने में
लोकतंत्र के सीने में उसने राजतंत्र की छड़ी गाड़ दी है, जिसे आप सेंगोल कह रहे हैं। लोगों को समझ जाना चाहिए। अभी भी अगर आप नहीं समझते हैं तो देश की क्या हालत होगी, इसके लिए आप आने वाले समय में सम्राट अशोक को दबाया जा रहा है इस पूरे मसले से। नहीं, सम्राट अशोक को कौन दबा सकता है, लेकिन आप ये मान के चलें कि जो विचारधारा इस समय अपनाई जा रही है, वो विचारधारा निश्चित रूप से देश के लोगों की भलाई के लिए तो नहीं है, वो विचारधारा लोकतंत्र की तो नहीं है, वो विचारधारा संविधान की तो नहीं है, वो विचारधारा देश के लोगों का कल्याण हो, देश तरक्की करे, ऐसी तो नहीं है। वो विचारधारा देश की महिलाओं को न्याय मिले, सम्मान मिले, इसे ऐसी तो नहीं है। अगर महिलाओं को दो स्थिति देखिए आप, एक आदिवासी समाज की महिला देश की प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाते तो उनका सम्मान बढ़ता, खुद प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ता। लेकिन जब आप महिलाओं को शूद्र मान के चलते हैं, बेशक राष्ट्रपति हो तो आप क्यों बुलाएंगे, और आ भी रही है ये कि भैया शूद्र से कैसे उसका उद्घाटन करवाएंगे, ये सारी न्यूज़ भी आ रही है। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरा, उसी समय जो हमारी बच्चियां बैठी हैं उनको ज़बरदस्ती वहाँ से पुलिस द्वारा हटा दिया गया, उठा लिया गया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की नज़र में उसकी सत्ता की हवस पूरी हो, बस यही महत्वपूर्ण है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू, देश के सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं। सर, आपके एडवोकेट हैं, पोक्सो एक्ट में उन्होंने बदलाव करने की मांग करी है, उसने ब्रजभूषण ने कह रहे हैं इसमें तब्दीली लाई है। नहीं तो तेरी सरकार है, कर ले, बस तेरी सरकार है ना। संविधान मतलब आप संसद में लेके आओ, जो भी कानून तुम्हें जो करना कर लो, सभी कुछ तो कर रहे हो, इसे भी कर लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कानून आज आप सत्ता में हो, जैसे चाहो बदलाव कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। हमेशा कोई सत्ता में रहा नहीं, हमेशा किसी का राज रहा नहीं। जिस दिन ये निज़ाम बदलेगा, जिस दिन ये सत्ता बदलेगी, उस दिन ये सारी तख्तियां भी हटेंगी, उस दिन ये सारे कानून भी हटेंगे, कानून भी बदलेंगे, और उस दिन आगे क्या हो सकता है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आप नहीं कह सकते। सर, कह रहे हैं लोग कि पुराने संसद में क्या होगा, आप क्या बेचेंगे उसको मोदी जी? नहीं हो सकता बेच दे भाई, जैसे लाल किला बेच दिया। लाल किला भी तो एक बिजनेसमैन को दे दिया ना उसने किराए पे, तो मोदी कुछ भी कर सके, मोदी है तो मुमकिन है। वैसे भी भैया देश को बेचने में तो लगाइए, संसद को भी बेच दे तो क्या फर्क पड़ा। सर, एक लास्ट सवाल है, आप एक एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, जहाँ पर देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था कि जब तक वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, फिर लोग क्यों कहते हैं संविधान ख़त्म हो रहा है? नहीं, संविधान जिस तरह से खत्म हो रहा है आप उसको देखिए। संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि देश की जो संपत्ति है, देश के पास में जो उसकी आप कहें कि पैसा है, जो भी कुछ है, उसका बंटवारा ऐसा होना चाहिए ताकि हर किसी को रोजगार मिल सके, जीविका का साधन मिल सके। क्या मिल रहा है? चंद लोगों के हाथ में पूरा पैसा इकट्ठा हो रहा है। कहने के लिए देश की जो आय है, वो आय प्रति व्यक्ति आय साल में 1,90,000 रुपए है, जो सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन आप अगर देखें आप तो देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 90 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वो है, और अगर आप विश्व बैंक के आंकड़े भी साथ में लगाओ तो 110 करोड़ आबादी वो है देश में जिसकी इनकम इस देश में 5,000 रुपये महीने भी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज की बात कर रही है, तो कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ 2 लाख रुपए साल की इनकम होना अपने आप में बड़ी बात है, और आप जब आंकड़े निकाल लें तो उसमें से 110 करोड़ों की आमदनी 5,000 रुपये महीने भी नहीं है, यानी 60,000 रुपये साल की भी नहीं है। ये है गैप, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और ये किस वजह से हो रहा है? ये सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। 2000 का नोट भी इसी कड़ी में बंद किया गया, किस तरह देखते हैं? नहीं, बस मैं तो यही कहूँगा, मैं तो सीधी सादी बात है, मोदी को थूक के चाटने की आदत पड़ गई। काय को लाया था 2000 का नोट भाई? बस 6.5 साल पहले मोदी लाया ना, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हो गया क्या? अगर हो गया खत्म तो बंद क्यों कर रहे हो? और अब अगर बंद कर रहे हो और ये कह के कर रहे हो कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो नोट कहाँ से निकल के आ रहे हैं? आपके पास कोई आंकड़ा है? सरकार को इसकी कोई रिकॉर्ड रख रही है? कुछ नहीं। शुरू में हुआ था कि फॉर्म भर के देना पड़ेगा, आप अपना एड्रेस वगैरह देंगे। अगले ही दिन आरबीआई ने जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया, नहीं किसी से कुछ लिखाने की जरूरत नहीं, जो भी लाए ले जाए उसे बदल के दे जाए। तो आपके पास रिकॉर्ड कहाँ है? कहाँ से आया ये काला धन? कहाँ से आया है रिकॉर्ड? नहीं। पर मोदी, उसके पीछे उसके बहुत बड़े कारण हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है
कि जो नोट वापस लिए जा रहे हैं, तकरीबन 3,40,000 करोड़ नोट रशिया के पास पड़े हैं, क्योंकि उसने जो हमें तेल दिया है इस यूक्रेन युद्ध के दौरान, उस युद्ध में हमारा जो नोट है उसी को लेके उसने हमें दिया। अब वो उसके पास में पड़े हैं, तो रशिया ने कहा भाई हमारे पास बेकार पड़े हैं, हमारे इसका कोई यूज नहीं है। हो सकता है इसके पीछे वो भी कोई कारण हो, उनको बदलने का या कोई भी कारण हो। इसके अलावा नोट जब बैंक में आएंगे, उन नोटों के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इसके माध्यम से तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है बैंक में आएगा, उनकी इनकम होगी। ये जो पैसा आएगा अपने यार जो पूंजीपति हैं उनको देने में काम आएगा, क्योंकि उसके बाद तो वो माफ़ कर देगा, जैसी उसकी आदत है। अब तक 12 लाख करोड़ रुपए वो माफ़ कर चुका है पूंजीपतियों के। किसानों का जो 1000 करोड़ भी माफ़ नहीं करता, लेकिन उनके 12 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर चुका है वो। सो ये जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए भी हो सकता है। और इसके अलावा जो चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है लोगों की जो संभावना, आप अभी कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव करा दिया जाए, दिसंबर में करा दिया जाए, तो आप याद करो 2016 में नोटबंदी की थी, 17 में शुरू में ही यूपी में चुनाव होने थे, तो जो नोटबंदी थी उसका असर निश्चित रूप से चुनाव पर पड़ा। और अब नवंबर दिसंबर में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और आपका मध्य प्रदेश है और तेलंगाना है। और उसके साथ ही अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो एक ये भी हो सकता है कि अगर विपक्ष के पास कहीं पैसा भी पड़ा है उसकी भी कहानी खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे सोचता है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात पक्की है, किसी भी हालत में मोदी देश और देश के लोगों के हक में नहीं सोचेगा। उसकी सत्ता कैसे बनी रहे, उसकी सत्ता की हवस कैसे पूरी हो, सोचेगा उसी के विषय में। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।